नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा आज रिश्वत लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में लोकसभा की एथिक्स कमेटी यानी आचार समिति के सामने पेश हुई। समिति ने उनको जवाब देने के लिए तलब किया था, लेकिन बैठक में पूछे गए सवालों को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। बताएंगे क्या है पूरा मामला। साथ ही आज ईडी के सामने पेश नहीं हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। लेटर भेजकर पूछा, मैं संदिग्ध हूं या गवाह। जांच एजेंसी नया समन जारी कर सकती है। ईडी की कार्रवाई पर और क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने, बताएंगे आपको। तो वहीं दिल्ली एनसीआर के लोग हर दिन जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं। लगातार तीसरा दिन जब दिल्ली एनसीआर के कई इलाके धुंध और धुएं की चादर में ढके हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर वायु प्रदूषण को रोकने के लिए 15 सूत्री एक्शन प्लान से लेकर वो तमाम प्रयास जो 2016 से शुरू किए गए हैं, क्या कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। आने वाले दिनों में हवा हो सकती है और भी गंभीर श्रेणी में होगी विशेष चर्चा विशेष मेहमानों के साथ। वहीं 5 राज्यों के चुनाव में छत्तीसगढ़ के कांकेर से पीएम ने कांग्रेस की राजनीति पर किया बड़ा हमला। कहा, कांग्रेस और विकास का 36 का आंकड़ा है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में विजय संकल्प महारैली में बोले पीएम मोदी। चुनावी राज्यों में कैसा है चुनावी तापमान, बताएंगे आपको। होगी देश दुनिया और खेल की बाकी खबरें और साथ ही होगी क्रिकेट का रिजल्ट। अब से और थोड़ी देर में ही आ जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच जो दिलचस्प मैच चल रहा है अपने अंतिम चरण पे है, उसका भी अपडेट होगा। लेकिन उससे पहले अभी तक की सुर्खियों पर नजर डालते हैं। विपक्ष ने संसदीय और लोकतांत्रिक मर्यादाओं को किया तार-तार। रिश्वत लेकर सवाल पूछने की आरोपी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का आचार संहिता की बैठक में हंगामा। विपक्ष ने निजी सवाल पूछने का लगाया आरोप। समिति के अध्यक्ष ने आरोपों को किया खारिज। आबकारी घोटाले मामले में ईडी के समक्ष नहीं पेश हुए अरविंद केजरीवाल। भाजपा ने बोला हमला, केजरीवाल को बताया भ्रष्टाचार का महासागर। कहा, सच्चाई का सामना करने से डरते हैं केजरीवाल। चुनावी राज्यों में चुनाव प्रचार ने पकड़ा जोर। पीएम मोदी की छत्तीसगढ़ में विजय संकल्प महारैली। कहा, विकास से नहीं रहे कोई वंचित, यही बीजेपी की नीति। कांग्रेस और विकास में 36 का है आंकड़ा। विपक्षी दलों ने भी चुनाव प्रचार में झोंकी ताकत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तेलंगाना में चुनावी जनसभा। भाजपा ने राजस्थान में 58 और तेलंगाना में 35 उम्मीदवारों की जारी की एक और सूची। दमघोटू दिल्ली और एनसीआर की हवा से लोग काफी परेशान। पिछले कई दिनों से वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में। गुरुवार को दर्ज किया गया 343 AQI। फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नहीं। हरियाणा सरकार के 9 वर्ष केंद्रीय गृह मंत्री ने अंत्योदय महासम्मेलन में 5 जन कल्याणकारी योजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, डबल इंजन सरकार ने हरियाणा को विकसित राज्य बनाने का किया काम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का किया उद्घाटन। लघु उद्योग को बताया भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़। कहा, भारत जल्द बनेगा आत्मनिर्भर और वैश्विक विनिर्माण केंद्र। और आईसीसी वनडे विश्व कप में भारत ने श्रीलंका के सामने जीत के लिए रखा 358 रन का लक्ष्य। भारतीय गेंदबाजों के आगे बिखरा श्रीलंका का टॉप ऑर्डर। अंतिम 4 की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए श्रीलंका के लिए जीत जरूरी। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा रिश्वत लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में लोकसभा की आचार समिति यानी एथिक्स कमेटी के सामने पेश हुई। समिति ने उनको जवाब देने के लिए तलब किया था, लेकिन बैठक में पूछे गए सवालों को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। इसके बाद समिति में विपक्ष सदस्य बैठक से वॉकआउट कर गए। विपक्षी नेताओं ने कहा कि मोइत्रा से अनैतिक सवाल किए गए। लोकतांत्रिक मूल्यों की दुहाई देने वाला विपक्ष गुरुवार को संसदीय मूल्यों और मर्यादाओं को तार तार करता नजर आया।
मौका था रिश्वत लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले की आरोपी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की लोकसभा की आचार समिति के समक्ष पेशी का। समिति में शामिल विपक्षी सांसदों ने न केवल बैठक में जमकर हंगामा किया बल्कि आरोपी सांसद के बचाव में ही खड़े नजर आए। हर एक की जवाबदेही की मांग करने वाले विपक्ष ने इस बात का पूरा प्रयास किया कि महुआ मोइत्रा से उनके विवादित आचरण को लेकर सवाल ही न किया जा सके। महुआ मोइत्रा के द्वारा उसमें सहयोग करने के बजाय क्रोध से क्रोधित होकर कमेटी के ऊपर, कमेटी के चेयरमैन के ऊपर अशब्दों का प्रयोग करते हुए और साथ ही साथ जो विपक्ष के जो ये लोग थे, इन सब लोगों ने बहुत ही क्रोध में और बहुत ही अनएथिकल बात करते हुए कमेटी पे आरोप लगाने का प्रयास किया। विपक्ष ने महुआ मोइत्रा से निजी जीवन के सवाल पूछे जाने का आरोप लगाते हुए बैठक से कई सदस्यों ने वॉकआउट कर दिया। हालांकि समिति के अन्य सदस्यों ने विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताया। बैठक के दौरान आरोपी सांसद ने कारोबारी हीरानंदानी के शपथ पत्र से जुड़े सवालों का जवाब देने के बजाय आपा ही खो दिया। The conduct of Mahua Moitra, condemnable behavior, I would say, as a member of the But she's saying that these were questions that were personal. She used unparliamentary words for our chairman and for all the members of the committee, and such words were there which I cannot use before you. And she lost her cool, and along with her, the other members, Mr. Danish Ali, Mr. Girdhari Yadav, Mr. Reddy, Mr. Ranganathan, all of them staged over. But we sat for another 15-20 minutes after the lunch, and we went ahead with the mandate that has been given to us. इस बीच भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर महुआ मोइत्रा पर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। चाहे भारत सरकार का कोई भी मंत्रालय हो, वो सारे, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, सब एनआईसी के ही नेट पर हैं। और यदि एनआईसी का नेट कॉम्प्रोमाइज हुआ तो इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल आया कि नहीं आया। इससे पहले लोकसभा की आचार समिति जय अनंत और निशिकांत दुबे के बयान दर्ज कर चुकी है। गौरतलब है कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर महुआ मोइत्रा पर सवाल पूछने के लिए पैसा और महंगे उपहार लेने का आरोप लगाया था। एक इंटरव्यू में महुआ ने यह माना था कि उन्होंने अपने मित्र और बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी को संसद का अपना लॉगिन और पासवर्ड दिया था। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार किया कि इसके लिए उन्होंने कैश या महंगे तोहफे लिए थे। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज़, दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब नीति में कथित घोटाले मामले में पूछताछ के लिए आज जांच एजेंसी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। इसके बदले केजरीवाल ने ईडी को एक लेटर भेजकर समन को वापस लेने को कहा। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने जांच एजेंसी से सवाल किया कि आपने समन में मुझे ये नहीं बताया कि मैं संदिग्ध हूं या गवाह। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने यहां तक ईडी को कहा कि भाजपा नेताओं को लीक किया गया समन। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं हुए। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए उनको तलब किया था। हालांकि उन्होंने पत्र लिखकर ईडी को अपना जवाब भेजा। इस पर भाजपा ने केजरीवाल पर करारा हमला बोला है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि केजरीवाल सच्चाई का सामना करने से भाग रहे हैं। उन्होंने केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए उन्हें आबकारी घोटाले का किंग पिन बताया। जांच से भागना एक तरह से ये एक्सेप्ट करना होता है कि हां, मैंने गलती की है। कमेटी के सामने, ईडी के सामने, एजेंसी के सामने पेश नहीं होना, ये एक तरह से कहीं ना कहीं डर को दिखाता है, स्वीकृति को दिखाता है कि हां, मैंने गलती की है। अरविंद केजरीवाल जी की जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये आप डिसाइड करिए। आप मतलब जनता डिसाइड। केजरीवाल ने ईडी को लिखे पत्र में पूछा है कि किस हैसियत से उन्हें समन भेजा गया है, आम आदमी पार्टी के संयोजक या फिर मुख्यमंत्री के नाते। केजरीवाल ने यह भी लिखा कि नोटिस गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित है। कहा कि वो चुनावी राज्यों में प्रचार के कारण व्यस्त हैं। ये एजेंसी का मसला नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है कि अरविंद केजरीवाल को आगामी विधानसभा चुनाव में कहीं जाने न दिया जाए। अगर ये ईडी का नोटिस होता
तो जवाब ईडी का आता, भाजपा का जवाब नहीं आता। भाजपा का क्या लेना देना। इस बीच भाजपा ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ राजघाट पर विरोध प्रदर्शन किया और दिल्ली शराब घोटाले मामले में शामिल सभी लोगों को सजा दिए जाने की मांग की। प्रचार का बहाना छोड़ो, दिल्ली को जवाब दो। अरविंद केजरीवाल जो भी जुड़ा होगा इस अपराध में उसको बचना नहीं चाहिए। ईडी द्वारा केजरीवाल को शराब नीति घोटाले मामले में पूछताछ के लिए तलब किए जाने से आप परेशान हैं। आप नेताओं को अब केजरीवाल की गिरफ्तारी का डर सता रहा है। इससे पहले दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा था कि 2 नवंबर को केजरीवाल पेश होंगे तो ईडी उन्हें जेल में डाल देगी। भाजपा पूछ रही है कि जब भ्रष्टाचार किया ही नहीं तो डरना कैसा। दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव की एक रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली के उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने पिछले साल जुलाई में शराब नीति बनाने और इसके कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी। मामले में सीबीआई केजरीवाल से पूछताछ कर चुकी है। शराब घोटाले मामले में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह पहले ही ईडी की गिरफ्त में हैं। उधर हवाला के मामले में दिल्ली सरकार के मंत्री राजकुमार आनंद के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। ब्यूरो इनपुट्स के साथ नीरज सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां जोरों शोरों से प्रचार कर रही हैं। इस बीच गुरुवार को विजय संकल्प महारैली में पीएम नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के कांकेर पहुंचे। इस चुनावी रैली में पीएम मोदी ने कांकेर की जनता से कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का विकास से 36 का आंकड़ा है। पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा का संकल्प पिछड़ों को आगे करना है, छत्तीसगढ़ को आगे करना है। जब तक दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ सरकार से दुश्मनी निकालती रही। बीते 5 साल में कांग्रेस सरकार की नाकामी देखी है। इन 5 वर्षों में कांग्रेस के नेताओं की कोठियां, उनके बंगले, उनकी कारें, इन्हीं का विकास हुआ है। कांकेर के, बस्तर के गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों को क्या मिला? भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के कांकेर में विजय संकल्प रैली में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का विकास से 36 का आंकड़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा का संकल्प पिछड़ों को आगे करना है, छत्तीसगढ़ को आगे करना है। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि जब तक दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रही, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार से दुश्मनी निकालती रही। छत्तीसगढ़ के लोगों और भाजपा ने साथ मिलकर छत्तीसगढ़ का निर्माण किया। कितनी ही चुनौतियों से लड़ते हुए हमने छत्तीसगढ़ में नई व्यवस्थाएं बनाई, लेकिन जब तक दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रही, वो यहां की भाजपा सरकार से दुश्मनी निकालती रही। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस शासन में नौकरियों की बंदरबाट, हत्या, अपराध, हिंसा, यही सब कुछ मिला है। इसलिए छत्तीसगढ़ कह रहा है, आओ नई साहेबो, आओ नई सहीबो, आओ नई सहीबो, बदल के रहीबो। छत्तीसगढ़ के कांकेर से धीरज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है।
और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर आईपीएफ आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। हाय, पहचाना मुझे? मैं गुड्डी। मैं वही हूँ जो रोज मीलों दूर अपनी माँ के साथ कुएं से पानी लाने जाती थी। अब मेरी माँ मुझे रोज कुएं की ओर नहीं बल्कि स्कूल तक ले जाती है। अरे किधर को चली सवारी? कुएं की तरफ तो नहीं? अरे नहीं नहीं सरपंच दीदी, मोदी जी के प्रयास से कुएं पर जाना हुआ बीता हुआ कल। अब तो है हमारे यहाँ नल से शुद्ध जल। बिल्कुल सही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारी परेशानी समझकर इतना बड़ा काम तेजी से पूरा करवा रहे हैं। तभी तो हर घर में नल से शुद्ध जल आने से गांव की सभी बहनों और बेटियों को रोज पानी सर पर ढोकर लाने की परेशानी से मुक्ति मिली है। हाँ। और साथ ही बीमारियाँ भी बहुत कम हुई है। वाह दीदी। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और चुनावी राज्यों में अब बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार चरम पर है। राजनीतिक दलों के दिग्गज प्रदेश भर में कर रहे हैं जनसभाएं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने देवरी और टीकमगढ़ में चुनावी सभाओं को संबोधित किया, तो वहीं अपनी गारंटी के वादे के साथ कांग्रेस नेता कमलनाथ ने खुरई में की चुनावी सभा। मध्य प्रदेश में राजनीतिक दलों के दिग्गज प्रदेश भर में जनसभाएं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सागर जिले के देवरी और टीकमगढ़ में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने हर परिवार एक रोजगार का वादा किया। हर परिवार, प्रत्येक परिवार एक रोजगार। किसी भी परिवार को रोजगार के बिना नहीं रहने देंगे, चाहे वो रोजगार सरकारी नौकरी का हो, चाहे वो रोजगार मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का हो, चाहे वो रोजगार स्व सहायता समूह का हो, चाहे वो रोजगार हमारी जो स्वरोजगार की योजना है उनके अंतर्गत हो, ताकि पलायन ना करना पड़े। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने सागर जिले के खुरई में चुनावी सभा को संबोधित किया। हालांकि कांग्रेस में टिकट कटने से नाराज पार्टी कार्यकर्ताओं के बारे में पूछे जाने पर कमलनाथ ने उम्मीद जताई कि वो कांग्रेस का साथ देंगे। सब बागी, सब जो दुखी थे, उन सब से हमने चर्चा करी है और उसको भी चर्चा कर रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है ये कांग्रेस का जम के साथ देंगे। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने रोड शो किया। अरविंद केजरीवाल ने लोगों से उनकी पार्टी को वोट देने की अपील की। आने वाले चुनाव के अंदर रानी जी को जैसे आप लोगों ने पिछली बार आशीर्वाद दिया था, इस बार भी अपना आशीर्वाद दीजिएगा। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार चरम पर है। राज्य विधानसभा की सभी सीटों के लिए 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। भोपाल से अजीत द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं तेलंगाना विधानसभा चुनाव के प्रचार के साथ ही कांग्रेस, बीजेपी और बीआरएस नेताओं के बीच बयानबाजी का सिलसिला जारी है। कांग्रेस के राहुल गांधी ने जब बीआरएस पर भ्रष्टाचार को लेकर हमला बोला, तो बीआरएस ने भी कांग्रेस को भ्रष्टाचार को लेकर आईना दिखा दिया। वहीं तेलंगाना में ओबीसी सीएम बनाने के बीजेपी के वादे को लेकर भी सियासत गर्मा गई है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 35 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। इससे पहले जारी 2 सूचियों में पार्टी 53 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। इस तरह तेलंगाना चुनाव के लिए भाजपा ने अब तक कुल 88 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। इस बीच तेलंगाना में ओबीसी मुख्यमंत्री बनाने के भाजपा के वादे को लेकर सियासत गर्मा गई है। इस मामले पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के तंज कसने पर भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के लिए ओबीसी सीएम बनाना नामुमकिन है। मैं उनके इस बयान की निंदा करता हूं, जो पूरे ओबीसी समुदाय का अपमान करता है। 60 साल की सत्ता में कांग्रेस
ओबीसी समुदाय से एक भी सीएम नहीं बना सकी। अब बीजेपी ने तेलंगाना में ओबीसी सीएम बनाने का वादा किया है तो उन्हें तकलीफ हो रही है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार भी जोर पकड़ रहा है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बीआरएस उम्मीदवारों के समर्थन में कई जनसभाओं को संबोधित किया, तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अंबटपल्ली गांव में महिला सभा को संबोधित किया। उन्होंने केसीआर पर कालेश्वरम परियोजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए। टीआरएस पार्टी का एटीएम है, इसको आप थोड़ा बदलो, इसमें आप लिखो कालेश्वरम केसीआर का एटीएम है और केसीआर के परिवार का एटीएम है। Unfortunately, Rahul Gandhi is just a reader, is not a leader. Either he should change his script or at least his script writer, because you know, same thing that he repeats everywhere, wherever he goes in the country, he says the same thing. तेलंगाना विधानसभा की 119 सीटों के लिए 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 58 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। 124 सीटों पर पार्टी पहले ही प्रत्याशी उतार चुकी थी। नई लिस्ट के नामों को मिलाकर भाजपा ने कुल 182 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने सरदारपुरा से महेंद्र सिंह राठौर को टिकट दिया गया है, तो वहीं टोंक सीट पर सचिन पायलट से अजीत सिंह मेहता मुकाबला करेंगे। जयपुर की हवा महल सीट से बाल मुकुंद आचार्य और विराटनगर सीट से कुलदीप धनगर को टिकट दिया गया है। भाजपा ने राजस्थान विधानसभा चुनाव 2030 के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और अन्य नेताओं को स्टार प्रचारक के रूप में नामित किया गया है। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दिल्ली एनसीआर में हवा तो पिछले कई दिनों से खराब है, लेकिन अब ये खतरनाक हो चुकी है। गुरुवार को दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। लगातार कई दिन से दिल्ली एनसीआर धुएं और धुंध की चादर में लिपटा हुआ है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर कब दिल्ली वासियों को इस समस्या से छुटकारा मिलेगा। दिल्ली एनसीआर की फिजा में छाई धुंध की मोटी चादर। पिछले कई दिनों से दिल्ली का यही हाल। प्रदूषण का स्तर लगातार बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है। दम घोटों और जहरीली होती दिल्ली की फिजा में अब सांस लेना दूभर होता जा रहा है। गुरुवार को दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 343 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है।
प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए विशेषज्ञ लोगों को मास्क पहनने की सलाह दे रहे हैं। मैं डेली सुबह रनिंग करता हूँ यहाँ से, बट आज मैं पहले के प्रति देखूँ तो आज बहुत ज़्यादा स्मॉग है यहाँ पर, और जो रनिंग करने में प्रॉब्लम तो हो ही रही है। जैसे लग रहा है कि धूल एकदम मुंह के अंदर जा रही है, जैसा कि जिनको लंग्स की प्रॉब्लम है, जिनको दमा अस्थमा है, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा हानिकारक है ये। हम लोग चले युवा हैं, मैनेज कर लेंगे, लेकिन जिनकी एज ज़्यादा है वो मैनेज नहीं कर सकते इन सब चीज़ों को। गले में मतलब ऐसे एकदम अजीब सा, जैसे पता नहीं कुछ अटक गया हो, इस तरह से होता है। मतलब सांस लेने में भी दिक्कत आती है। प्रदूषण की खराब होती स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली सरकार लगातार कड़े और बड़े कदम उठाने का दावा तो कर रही है, लेकिन इसका परिणाम निकलता नहीं दिखाई दे रहा। पर्यावरण मंत्री ने सभी संबंधित विभागों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। सभी हॉटस्पॉट्स पर सघन निगरानी और पानी का छिड़काव करने के आदेश दिए गए हैं। दिल्ली से सटे नोएडा का हाल भी कुछ अच्छा नहीं। यहाँ भी हवा की गुणवत्ता का स्तर 397 दर्ज किया गया। आने वाले दिनों में हवा का स्तर और भी खराब रहने की संभावना जताई जा रही है। वहीं पंजाब में भी हवा बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई। लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह का मौसम की स्थिति है, जो एक्सपर्ट्स की ओपिनियन है कि ये थोड़े क्रिटिकल हैं, और हमारी कोशिश ये है कि कैसे इस समय भी ज़्यादा से ज़्यादा जो सोर्सेज हैं, क्योंकि मौसम तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उन सोर्सेज को कैसे रिड्यूस किया जाए, उसको लेकर के हर तरह के जो अभियान हैं, जो इनिशिएटिव हैं, उसको सरकार ले रही है। दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का पहला और दूसरा चरण पहले से ही लागू है। बुधवार को दिल्ली में डीजल बसों की एंट्री बैन कर दी गई। दिल्ली में कई इलाकों में निर्माण कार्यों पर रोक लगने जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर पिछले दिनों उच्चतम न्यायालय भी चिंता जाहिर कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस बीच खबर है कि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए ग्रैप 3 लागू कर दिया गया है, यानी कि ये गंभीर और आपातकालीन स्थिति की तरफ बढ़ती हुई दिल्ली की इस समय जो खराब होती हवा है वो पहुंच रही है। आइए आपको बताते हैं कि 2016 से किस तरह के तमाम ऐसे कदम उठाए गए जब ये एक तरह से चेता गया कि दिल्ली की हवा को सुधारने के लिए कई प्रयास करने जरूरी हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की बढ़ती समस्या पर 2016 में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान तैयार किया। इसी को ग्रैप कहते हैं, जो आज की तारीख में अब से थोड़ी देर पहले इसे तीसरी श्रेणी में लागू कर दिया गया है। फरवरी 2017 से ग्रैप दिल्ली एनसीआर में प्रभावी है। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को वर्ष 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी थी और ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान वायु प्रदूषण के स्तर के आधार पर लागू होता है। ये केवल उस समय आपातकालीन उपाय के रूप में काम करता है जब वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर हो जाती है। 3 श्रेणियों में ग्रैप को बांटा गया है। हम आपको ये बता दें, पहली श्रेणी जो है मध्यम से खराब श्रेणी है। दूसरी श्रेणी उच्च श्रेणियों में बहुत खराब और गंभीर वायु प्रदूषण आता है। वहीं तीसरी श्रेणी उच्चतम श्रेणी है जिसमें गंभीर और आपातकालीन वायु प्रदूषण होता है। यानी कि अगर ग्रैप 3 लागू कर दिया गया है तो ये गंभीर स्थिति है दिल्ली के लिए। और इसी पर आज हमारा विशेष भी आधारित है, जहरीली हवा से कैसे हो बचाव। हमारे साथ 2 मेहमान हमारे साथ इस विषय पर जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर सूर्यकांत, एचओडी रेस्पिरेटरी मेडिसिन केजेएमयू लखनऊ से जुड़ रहे हैं। साथ ही हमारे साथ अरिंदम दत्ता, सेंटर फॉर एयर क्वालिटी रिसर्च टेरी। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर साहब, मौजूदा स्थिति दिल्ली की देखते हुए सबसे पहले आप ही के पास आएंगे, क्योंकि जो इसके गंभीर खतरे हैं उनकी तरफ जब इशारा होगा तब हम बात कर सकते हैं कि आगे किस तरह से काम करने की जरूरत है और क्या वजह है कि अभी तक एक सार्थक प्रयास होने के बावजूद भी नतीजे नहीं वैसे दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आज ग्रैप 3 लागू कर दिया गया है, यानी कि गंभीर स्थिति में दिल्ली एनसीआर की हवा की स्थिति है। ऐसे में क्या दिखता है, कितनी घातक है लोगों के लिए ये श्रेणी? देखिए, बहुत घातक है। जहां तक हम वायु प्रदूषण की बात करते हैं तो दिल्ली हमारी देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के टॉप ऐसे सेंटर्स में आती है जहां पर वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा समस्या बना हुआ है। और जहां तक हम स्वास्थ्य के खतरों की बात करें तो वायु प्रदूषण से नाक से लेके फेफड़ा और फेफड़ा से लेके शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं है जो कि अछूता हो इसके दुष्प्रभाव के कारण।
वायु प्रदूषण के कारण नाक की एलर्जी, आंख की एलर्जी, गले की एलर्जी और जो ऑलरेडी सांस के रोगी हैं उनकी समस्या बढ़ जाती है। इसके साथ साथ हमारे दिमाग में अगर वायु प्रदूषण की लेवल बढ़ जाता है तो हमें यहां तक कि ब्रेन ट्यूमर तक हो सकता है। लेकिन फौरी तौर पे हम देखें तो सबसे ज्यादा नुकसान जो होता है वो छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को और सांस के रोगियों को, इनको सबसे ज्यादा खतरा है। तो मेरा ये मानना है कि ऐसे लोग घर के अंदर रहें और जब तक वायु प्रदूषण की स्थिति नहीं ठीक हो जाती, क्योंकि अभी भी दिवाली भी आने वाली है और थोड़े बहुत तो जो है वो फायरवर्क होगा, आतिशबाजी होगी, उससे भी थोड़ी स्थिति बिगड़ेगी। तो इसलिए ऐसे लोग जो है घर पे ही रहें। और हाँ, एक जरूरी उपाय है कि वायु प्रदूषण के क्षेत्र से अगर आप जा रहे हैं या उससे एक्सपोज्ड हैं तो सुबह शाम 5 मिनट स्टीम इनहेलेशन जरूर लेते रहें और सांस के जो रोगी हैं वो अपने डॉक्टर से सलाह ले लें। जी डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ अरिंदम दत्ता साहब भी हैं। अरिंदम जी, आखिर क्या वजह है कि तमाम ऐसे प्रयास किए जाने के बावजूद भी, हालांकि हमने देखा कि अगर अब ये कहा जा रहा है सरकार द्वारा कि अगर हम 3-4 साल की तुलना करें तो ये जो 10 महीने हैं जनवरी से लेकर अक्टूबर तक के, इसमें AQI जो नंबर है उसमें कमी आई है, लेकिन फिर भी हवा जितनी खराब, जितनी जहरीली, जितनी दमघोटू है, इसको क्यों नहीं रोका जा रहा है? क्यों नहीं इसमें कमी आ पा रही है? आपने सही बोले है कि हम लोगों का जो AQI है वो जो टाइम है जनवरी से लेकर अक्टूबर तक, इस टाइम पीरियड में हमारा AQI इम्प्रूव हुआ है। लेकिन वही जो टाइम में हमारा AQI सबसे खराब होता है कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, उस टाइम पे हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसमें कुछ कुछ जगह में तो जितना मेरा मानना है कि प्रॉपर अवेयरनेस का थोड़ा कमी हो जाता है। लोगों को जागरूक होना जरूरी है। जैसे देखिए कि लोगों को लगता है कि सिर्फ दिवाली के टाइम ही पटाखे फोड़ा जाता है और दिवाली के टाइम में हमको पटाखा फोड़ने के लिए रोक लगाना होता है। ज्यादातर NCR सिटीज में, दिल्ली में दिवाली के टाइम में पटाखा फोड़ने में रोक लगाया जाता है, लेकिन दिवाली से पहले भी पटाखा फोड़ा जाता है। जैसे कि इस बार दशहरा का जो प्रोग्राम था वो थोड़ा सा पीछे की तरफ था, मतलब अक्टूबर महीने के थोड़ा पीछे की तरफ था, लेकिन उस टाइम में भी जो दशहरा का रावण जलाया जाता है उसमें भी काफी पटाखा फोड़ा गया है। कल जब दिल्ली में करवा चौथ का व्रत का पालन किया गया है, उस टाइम पे भी करवा चौथ व्रत के टाइम में भी बहुत सारे पटाखा फोड़ा गया है और आज ही ऐसा हालत हो गया दिल्ली का। उसके साथ साथ जो कि हमारा नेबरिंग स्टेट है दिल्ली के, वहाँ पे पंजाब और हरियाणा में काफी ज्यादा पराली का जो प्रॉब्लम है, पराली का जो समस्या है, वो हम 2016 से बोलते आ रहे हैं। वो पराली का समस्या अभी भी है, अभी भी पराली काफी जल रहा है। अगर आप नासा का जो एक्टिव फायर डेटा होता है, उस एक्टिव फायर डेटा को आप फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आज पूरा पंजाब लाल होकर पड़ा हुआ है। तो दैट मीन्स पूरा पंजाब में पराली का जलन हो रहा है। तो इसको हम किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे कुछ हद तक हमारा जो राजनीतिक है, उनका जो मानना है, उनका जो अवेयरनेस है, वो हमको उनको थोड़ा जागरूक करना पड़ेगा। अरिंदम जी, आपने दिवाली का जिक्र किया। हम देखते हैं दिवाली के कारण जो प्रदूषण बढ़ता है, लेकिन और भी तमाम ऐसे कारण हैं जिन पे काम करने की जरूरत है और लोगों को अपना ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिस तरह से लगातार मौसम खराब हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने का। और आइए सीधे रुख करते हैं भारत की बड़ी जीत की तरफ। भारत ने इस मैच को, श्रीलंका के साथ हो रहे इस मैच को विश्व कप में लगातार 7वीं जीत के साथ एक रिकॉर्ड कायम किया है। श्रीलंका को 302 रन से भारत ने हरा दिया है। ये भारत की 7वीं जीत है। भारत की श्रीलंका पर बड़ी विजय है। भारतीय तेज गेंदबाज के आगे ढेर हुए श्रीलंकाई बल्लेबाज। भारत के विश्व कप में लगातार 7वीं जीत है ये। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ये मैच खेला जा रहा था। भारत ने श्रीलंका को 302 रन से हराया है। टीम इंडिया 6 में से 6 मुकाबले जीतकर मजबूत स्थिति में थी और श्रीलंका के साथ खेले गए इस मैच के साथ भारत ने यह साबित कर दिया है कि बल्लेबाजी, गेंदबाजी दोनों में ही और साथ ही साथ फील्डिंग में भारतीय टीम आज की तारीख में वर्ल्ड कप की टीम कही जा रही है। भारत ने श्रीलंका को 302 रन से हराया है और ये मैच दोनों ही टीमों के लिए अहम था कई मायनों में। 4 मैचों में श्रीलंका को हार का सामना करना पड़ा था। आज जीत से भारत सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है भारत ने। वहीं श्रीलंका के लिए ये करो या मरो वाला मुकाबला था।
तो अभी तक की ये बड़ी खबर, भारत की श्रीलंका पर बड़ी विजय है। भारत की इस विश्व कप में ये 37वीं जीत है। तेज गेंदबाजी के आगे ढेर हुए श्रीलंकाई बल्लेबाज। और इस खबर पे भी और अपडेट देंगे, लेकिन उससे पहले कुछ खबरों पे नजर डाल लें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2023 को संबोधित करते हुए कहा कि किसी देश के विकास में वहां की इंडस्ट्री का बहुत महत्व होता है। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में दक्षिण भारत का विशेष स्थान रहा है। मेरे हिसाब से दिल्ली अगर पॉलिटिकल कैपिटल है, बेंगलुरु देश का टेक्नोलॉजी कैपिटल है। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो के माध्यम से मैं भारत की और विशेष तौर पर साउथ इंडिया की रिच इकोनॉमिक लेगेसी को देख पा रहा हूं। भारत का सदर्न पार्ट हमेशा से प्रॉस्परस रहा है। राष्ट्र की कल्चरल हेरिटेज को सिक्योर रखने के लिए मैं दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया को भारत का एक कल्चरल फोर्ट्रेस मानता हूं, सांस्कृतिक दुर्ग मानता हूं। हरियाणा के करनाल में बीजेपी का अंत्योदय सम्मेलन हुआ है। इस सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। आयुष्मान भारत चिरायु योजना का उद्घाटन किया। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत हरियाणा के कई मंत्री और विधायक उपस्थित थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद से वर्षों तक राम मंदिर निर्माण नहीं होने दिया। गृह मंत्री ने कहा, जनता ने पीएम मोदी को दूसरी बार पीएम चुना, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने लोगों की अभिलाषा को पूरा किया है। एक कांग्रेस पार्टी ने आजादी के इतने सालों तक राम मंदिर को लटका कर, भटका कर, अटका कर रखा। हरियाणा वालों ने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने इसका भूमि पूजन किया और 22 जनवरी को उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने परिवार में जो बुजुर्ग है, एक तीर्थ यात्रा योजना का फायदा लेकर सभी के सभी लोग पहले रामलल्ला के दर्शन करने जाए। और आइए सीधे चलते हैं उस खबर पर जहां भारत ने अपनी 7वीं जीत के साथ ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम से हमारे साथ जुड़ गए हैं तापस। भारत की विश्व कप में लगातार 7वीं जीत, बड़ी जीत, सेमीफाइनल में जगह पक्की। क्या लगता है, बेहद बड़ा उत्साह है क्रिकेट प्रेमियों के लिए? बहुत बड़ा उत्साह है। 5 विकेट शामी को मिले एक बार फिर, और आप देख सकते हैं किस हद तक लोगों में जुनून है। कितना जुनून है। मैच एंजॉय किया आपने? मोहम्मद शमी ने 5 विकेट लिया, हमें बहुत मजा आया। बहुत मजा था। आप बताइए, आप लोग कहां से? हम आ रहे हैं धारावी से। दिल्ली से आए हैं। यहाँ पे आज मैच जब चला था, इंडियन बैट्समैन जब खेल रहे थे और उसके बाद जिस तरीके से प्रदर्शन इंडियन बॉलर्स ने किया, 55 में ऑल आउट कर दिया और हमने दिखा दिया है कि वर्ल्ड कप हम जीत के ही मानेंगे। अब जिस तरीके से हम बैटिंग बॉलिंग दोनों हमारा चल रहा है, हम अप टू बिल्कुल टॉप नॉच परफॉर्मेंस है। इंडिया हैज प्रूवन अ पॉइंट टुडे, लेट्स गो। आई लव इंडिया, आई लव इंडिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा जोश है। इंडिया जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा, इंडिया जीतेगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। आपको मैं बताना चाहूंगा ऋतु की, यहाँ पे लोगों में बहुत जोश है, जुनून है, क्योंकि भारत ने सिर्फ जीता नहीं, एक तरफा जीत दायर की है, वो भी श्रीलंका के खिलाफ। और बहुत लोगों में, बहुत ज्यादा लोगों में दावेदारी इंडिया है। और वर्ल्ड कप का 55 पे ऑल आउट मोहम्मद शामी का ये दूसरा 5 विकेट हॉल था। और मैं जैसे पहले भी बता चुका हूं कि ये तीसरा मैच मोहम्मद शामी खेले थे। इससे पहले मोहम्मद शामी ने वर्ल्ड कप जो मैचेस थे वो नहीं खेले थे, लेकिन ये तीसरा वर्ल्ड कप मैच खेला गया और उस तीसरे वर्ल्ड कप मैच में उन्होंने दिखा दिया कि क्यों मोहम्मद शामी को इतना स्ट्रॉन्ग प्रबल दावेदार माना जाता है। बॉलिंग में उनका कोई जोर नहीं है। बुमराह ने शुरू किया था और उसके बाद मोहम्मद शामी केस देख रहे हैं। मोहम्मद शामी का आप लोग यहाँ पे क्या केस है आप लोगों का?
इंडिया रॉकिंग बुमराह ने जो स्टार्ट दिया और शामी और सिराज ने जो फिनिश किया, रॉकिंग इंडिया विनिंग द कप दिस टाइम। जनरली बोलते थे कि भारत के पास अच्छे बॉलर नहीं है, इस वर्ल्ड कप में भारत के जो स्पेसर्स है वो कमाल दिखाए। Absolutely. They are unplayable. And Sami is so consistent. He has milked the opportunity he got after 5 matches. यहाँ पे लोग कह रहे हैं ऋतु की जिस तरीके से शामी का परफॉर्मेंस था वो सच में काबिले तारीफ था। शुरुआत बुमराह ने और मोहम्मद सिराज ने बेहतरीन शुरुआत की और उसको अंजाम पे पहुंचाया मोहम्मद शामी ने अपने तेज तरार गेंदबाजी के जरिए। जी तापस, पूरा मैच आपने देखा है, दिलचस्प मैच रहा है, लेकिन क्या लगता है कि भारत ने एक बड़े स्कोर के साथ ये भी साबित कर दिया कि इस विश्व कप में भारत एक बहुत मजबूत दावेदार दिखाई दे रहा है, न सिर्फ साथ जीत लेकिन साथ ही साथ बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग और अपने पूरी प्लेयर लाइन के साथ। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है ऋतु की जिस तरीके से भारत ने इस वर्ल्ड कप में बेहतरीन प्रदर्शन किया। ये 7वां मैच है और हर एक मैच ऐसा नहीं कि कोई भी मैच बहुत ज्यादा आगे तक या कांटे की टक्कर हुई, हर एक मैच में बेहतरीन प्रदर्शन। और ये वाला मैच तो सच में देखने वाला था क्योंकि बहुत 350 से ज्यादा का स्कोर था और एक्सपेक्ट करते कि श्रीलंका हार्ड आएगी, लेकिन जिस तरीके से बुमराह ने और मोहम्मद सिराज ने शुरुआत की, आप समझिए पहले ही जो शुरुआत थी वहां पे करीब 5 विकेट उड़ चुके थे 14 रन पे। तो 5 विकेट जब आपकी आधी टीम चली जाती है 14 रन आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है और आधी टीम पवेलियन पे है। श्रीलंका टीम को एक तरह से धराशायी करके ये यहाँ पे मूवमेंट हुआ है और मुंबई में वैसे ही बहुत ज्यादा लोगों का क्रेज था और जिस तरीके से लोगों का हुजूम को, जिस तरीके से लोगों का क्रेज था आज वर्ल्ड कप को इस मैच को लेके, वो सच में देखने लायक था। और जैसे आपने कहा बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, हर एक एस्पेक्ट में भारतीय टीम ने दिखाया कि वो प्रबल दावेदार है वर्ल्ड कप जीतने के। ऋतु जी, तापस, एक लंबे समय से आप स्पोर्ट्स कवर करते रहे हैं, क्रिकेट को नजदीक से देखते रहे हैं। हमने क्रिकेट की पूरी टीम में कुछ बड़े बदलाव देखे हैं पिछले कुछ समय में। समय का मतलब है कि पिछले 5-10 साल में भी बड़े बदलाव देखे हैं और इस टीम के साथ भी, इस जीत के साथ और पूरे 7 मैच में आप भारत की ताकत को किस तरह से देखते हैं मैदान पर? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहा है ऋतु, अगर हम पिछले 20-25 साल की अगर बात करें तो हमेशा से हमारा जो बैटिंग रहा है वो बेहतरीन रहा है। हम हमेशा बैटिंग डोमिनेटेड इंडियन टीम रही है, लेकिन इस टीम की बात अगर करें तो यहाँ पे आपके पास 5-6 ऐसे बॉलर्स हैं जो कभी भी मैच का रुख बदल सकते हैं। आप सोचिए अश्विन जैसा खिलाड़ी, उसको बेंच पे रखा गया है। आप सोचिए मोहम्मद शामी को बहुत मुश्किल से चांस मिल रहा है इस टीम में आने का। हार्दिक पांड्या थे तो हार्दिक पांड्या की वजह से मोहम्मद शामी को बिठा के रखा गया था। तो ये आप इस टीम की जो अब आज की डेट में जो डेप्थ है वो बॉलिंग डेप्थ है, बेहतरीन फील्डिंग कर रहे हैं, रन आउट कर रहे हैं, कैचेस ले रहे हैं। और यहाँ जैसे मैंने बार बार कह रहा हूं कि आपके पास हमेशा से ही बैटिंग ग्रेट रहे हैं। अगर हम सुनील गावस्कर ले लें, उसके बाद अजहरुद्दीन ले लें, वीवीएस लक्ष्मण, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, हमारे पास हमेशा से बैटिंग ग्रेट रहे हैं। लेकिन इस वर्ल्ड कप में क्रेज देख रहे हैं, क्रेज देखिए, क्रेज देखिए। 7-0 इंडिया, 8-0, 9-0, 10-0 and the cup. Okay. India is getting the cup back home. Yes. So मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, क्रेज देख रही हैं आप यहाँ पे। इंडिया साउथ अफ्रीका, हम लोग साउथ अफ्रीका को चोक कर देंगे, चोकर। They are chokers. You are the youngest fan for India who is here. So आपने मैच देखा, एंजॉय किया? हाँ, बहुत। तो मैं जो आपको बताना चाहता कि यहाँ पे टीम जो है बहुत स्ट्रांग है। आपका जो आपके जो 11 खिलाड़ी है उसमें उनमें इतना कंपटीशन है। आज सुरेश अय्यर की बैटिंग देखने लायक थी और जो जिस तरीके से इंडिया नहीं तोड़ेगा मोमेंटम में और यही 11 को रोहित शर्मा आगे खिलाएगा तो विनिंग स्क्वाड। अच्छी बात है, 2011 को रिपीट करेंगे क्योंकि विराट और कोहली की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है और इंडियन टीम में एक बहुत ही अच्छा एकजुट है। तो एकजुटता हर एक टीम में इंपॉर्टेंट होती है। इस टीम में यू आर अ विराट फैन? यस। तो विराट
जी हाँ, और मैच के रोमांच को लोग रोक नहीं पा रहे हैं। लोगों का मन कर रहा है कि जो भी वो बयां करना चाहते हैं वो आके माइक पे कहे, और लगातार भारतीय प्लेयर्स की जो तारीफ कर रहे हैं। साथ ही साथ हम जानते हैं एक खराब मैच और मैं बुरा कप्तान कहलाऊंगा, ऐसा रोहित शर्मा ने कहा था जब उनसे एक तीखा सवाल लीडरशिप पर पूछा गया था। लेकिन आज की जीत के साथ और इस पूरे वर्ल्ड कप के तमाम मैचों के साथ ही 7वीं जीत के साथ रोहित शर्मा के नाम को जिस तरह से क्रिकेट जगत में याद किया जाएगा वो आने वाले समय में भी देखा जाएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। पीएम मोदी 3 नवंबर को वर्ल्ड फूड इंडिया का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री 1 लाख से अधिक एसएचजी सदस्यों के लिए बीज पूंजी सहायता वितरित करेंगे। वर्ल्ड फूड इंडिया के दौरान भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के नवाचार और क्षमता का प्रदर्शन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रमुख खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों के सीईओ सहित 80 से अधिक देशों के प्रतिभागी भाग लेंगे। भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। खास तौर से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में देश में निवेश के तमाम मौके मिल रहे हैं। नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का दूसरा संस्करण आयोजित होने जा रहा है। पीएम मोदी प्रगति मैदान के प्रतिष्ठित भारत मंडपम में कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। वर्ल्ड फूड इंडिया के इस संस्करण में नीदरलैंड साझेदार देश होगा, जबकि जापान और वियतनाम फोकस देश हैं। ये आयोजन वैश्विक हितधारकों के सामने इस क्षेत्र की क्षमता को पेश करने का एक प्रयास है। ये आयोजन सरकार के सहयोगात्मक दृष्टिकोण का एक अनूठा उदाहरण भी होगा, क्योंकि 11 केंद्रीय मंत्रालय और उनसे जुड़े स्वायत्त निकाय इसमें हिस्सा ले रहे हैं। वर्ल्ड फूड इंडिया में हमारे 11 केंद्रीय मंत्रालयों का इसमें भागीदारी है और उनसे संबंधित जो भी हमारे संगठन हैं उन सब ने इसमें हिस्सेदारी करने का फैसला किया है। जो देश में उसके बाहर जो देश इसमें हमारे सहयोगी हैं या भागीदार हैं उनकी संख्या 16 है, जिसमें नीदरलैंड हमारा पार्टनर कंट्री के तौर पर है और जो फोकस कंट्रीज है वो जापान और वियतनाम है। इस आयोजन में बड़े पैमाने पर दूसरे देशों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे और कई देशों के करीब 10 विदेशी मंत्री स्तरीय और आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल भी हिस्सा लेंगे। इसके तहत खरीदार विक्रेता बैठक भी आयोजित की जा रही है और इसमें 75 से अधिक देशों के लगभग 1000 विदेशी खरीदारों के भाग लेने की संभावना है। इसके अलावा गिनीज रिकॉर्ड कायम करने के उद्देश्य से 60 से 80 रसोइये मिलकर दुनिया का सबसे लंबा बाजरा डोसा बनाने की कोशिश करेंगे। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 की सफलता विश्व में होने वाले इस तरह के आयोजनों में भारत की महत्ता को स्थापित करेगी। गौरतलब है कि मोटे अनाजों के प्रोत्साहन के लिए मोदी सरकार ने कई पहल की है, जिससे दुनिया भर में श्री अन्न की महत्ता भी बढ़ी है और इसे लेकर लोगों की रुचि भी। शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्रीलंका के शहर त्रिंकोमाली भारतीय स्टेट बैंक की एक ब्रांच का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्रीलंका के पूर्वी प्रांत के गवर्नर सेंथिल तोंडामन, श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त गोपाल बागले और एसबीआई चेयरमैन दिनेश खारा उपस्थित थे। इस मौके पर वित्त मंत्री ने कहा कि इंटरनेशनल ट्रेड में कॉरपोरेट जगत को समर्थन देने में एसबीआई की सराहनीय भूमिका रही है। उन्होंने कहा, एसबीआई देश और विदेश में अपना कारोबार बढ़ा रही है। श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के आगमन के 200 वर्ष पूरे होने पर श्रीलंका सरकार द्वारा एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कोलंबो में आयोजित NAAM
200 कार्यक्रम में निर्मला सीतारमण ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इस मौके पर वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय मूल के तमिल समुदाय के उत्थान के लिए वे हर संभव प्रयास करेंगी। श्रीलंका में भारतीय मूल के लोगों के लिए भारतीय आवास परियोजना के चरण 4 के तहत 10,000 घरों का शिलान्यास निर्मला सीतारमण और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी यूएई यात्रा के दौरान आज यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाह्यान से मुलाकात की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक फोटो शेयर करते हुए केंद्रीय मंत्री ने इस मौके पर खुशी जताते हुए लिखा कि दोनों देशों की बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने और आगे बढ़ाने पर सार्थक चर्चा की गई। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ऊर्जा रूपांतरण और निरंतरता में पहला स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम जनवरी 2024 में आईआईटी दिल्ली अबुधाबी कैंपस में शुरू होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संयुक्त अरब अमीरात के अबुधाबी में निर्माणाधीन BAPS हिंदू मंदिर का दौरा किया। ये मंदिर भारत के बाहर सबसे बड़े और सबसे खूबसूरत हिंदू मंदिरों में से एक होने वाला है। इस मंदिर का निर्माण कार्य 2024 में पूरा होने वाला है। और त्योहारी सीजन हमेशा मार्केट में बाहर लेकर आता है। इस साल भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। अब जब अक्टूबर महीने में सभी वाहन निर्माताओं ने बिक्री में बढ़ोतरी दर्ज की। आपको बताएं कि भारत का ऑटो मार्केट अब जर्मनी और जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो मार्केट बन चुका है। एक नजर इस रिपोर्ट पर। देसी वाहन उद्योग ने अक्टूबर में मासिक बिक्री का रिकॉर्ड बना दिया है। देश में इस महीने वाहनों की थोक बिक्री का आंकड़ा 3,91,472 रहा, जो अब तक का सबसे अधिक है। पिछले साल अक्टूबर की तुलना में इस बार 16.3% अधिक वाहन बिके। कार बिक्री में उछाल मुख्य रूप से त्योहारी सीजन, चिप की उपलब्धता बढ़ने से उत्पादन में आई तेजी और एसयूवी की मांग ज्यादा रहने के कारण रहा। डीलरों ने दिवाली पर वाहनों की मांग बढ़ने की उम्मीद से कंपनियों से ज्यादा वाहन भी मंगाए हैं। थोक बिक्री में इन सभी का असर दिख रहा है। अक्टूबर में एसयूवी की जबरदस्त मांग रही। चालू वित्त वर्ष के पहले 7 महीनों में कुल यात्री वाहनों में एसयूवी की हिस्सेदारी बढ़कर करीब 48.7% हो गई, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 42% थी। सेमीकंडक्टर की किल्लत दूर होने से उत्पादन में तेजी आई है। नवरात्र और दशहरा पर वाहनों की मांग ने अक्टूबर महीने में बिक्री बढ़ाने में मदद की। इस साल दिवाली नवंबर के पहले पखवाड़े में है और डीलरों ने इस दौरान बिक्री बढ़ने की उम्मीद से अपना स्टॉक भी बढ़ा लिया है। इस वित्त वर्ष में भी बिक्री में करीब 7 से 7.5% इजाफा हो सकता है। ये उद्योग के लिहाज से अच्छा है, क्योंकि पिछले साल भी रिकॉर्ड बिक्री हुई थी। त्योहारी सीजन में खर्च बढ़ने के कारण देसी बाजार में कारों की बिक्री जमकर बढ़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। आपको छोड़े जा रहे हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन इस महीने भारत के दौरे पर आ रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने ये जानकारी देते हुए बताया कि वे भारत में मंत्री स्तरीय वार्ता में हिस्सा लेंगे। ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कराने के मामले में एएसआई ने जिला जज वाराणसी के सर्वे करने के लिए 15 दिन का और समय मांगा है। रेलवे त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए 115 विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। दिल्ली मंडल के रेल प्रबंधक सुखविंदर सिंह ने बताया कि इस समय 61 विशेष रेलगाड़ियां चल रही हैं। दिवाली और छठ के दौरान जल्द ही 55 और रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। सरकार के मुताबिक चालू खरीफ सीजन में 161 लाख टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने बताया कि 35,571 करोड़ रुपए से अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य वाली खरीद से 9,33,000 से अधिक किसानों को लाभ हुआ है। सरकार ने कीमतों को स्थिर करने के लिए इस महीने खुदरा बाजार में 1 लाख टन प्याज लाने का फैसला किया है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय के सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि कीमतों पर नियंत्रण के लिए खुदरा बाजार में हस्तक्षेप करना अधिक प्रभावी है।
न्यूज नाइट के प्रायोजक